ममद भाई, अफसाना निगार सादत हसन मंटो। फारिस रोड से आप उस तरफ गली में जाइए जो सफ़ेद गली कहलाती है, तो उसके आखिरी सिरे पर आपको चंद होटल मिलेंगे। यूँ तो बम्बई में कदम कदम पर होटल और रेस्तोरां होते हैं, मगर ये रेस्तोरां इस लिहाज से बहुत दिलचस्प और मुनफरिद हैं कि ये इस इलाके में वाक़ हैं जहाँ भांत भांत की लौंडियाँ बसती हैं। एक ज़माना गुज़र चुका है, बस आप यही समझिए कि 20 बरस के करीब, जब मैं इन रेस्तोरानों में चाय पिया करता था और खाना खाया करता था। सफ़ेद गली से आगे निकलकर प्ले हाउस आता है, उधर दिन भर हाव हू रहती है। सिनेमा के शो दिन भर चलते रहते हैं, चंपियाँ होती हैं। सिनेमा घर गालिबन 4 थे। उनके बाहर घंटियाँ बजा बजा कर बड़े समात पाश तरीके पर लोगों को मदऊ करते। आओ आओ, 2 आने में, फर्स्ट क्लास खेल, 2 आने में। बाज़ औक़ात ये घंटियाँ बजाने वाले ज़बरदस्ती लोगों को अंदर धकेल लेते थे। बाहर कुर्सियों पर चंपी करने वाले बैठे होते थे, जिनकी खोपड़ियों की मरम्मत बड़े साइंटिफिक तरीके पर की जाती थी। मालिश अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि बम्बई के रहने वाले इसके इतने ग्रवीदा क्यों हैं। दिन को और रात को हर वक्त उन्हें तेल मालिश की ज़रूरत महसूस होती है। आप अगर चाहें तो रात के 3 बजे बड़ी आसानी से तेल मालिशिया बुला सकते हैं। यूं भी सारी रात आप खा बम्बई के किसी कोने में हों, ये आवाज़ आप यकीनन सुनते रहेंगे। पी पी पी। ये पी चंपई का मुखफ़फ़ है। फारिस रोड यूं तो एक सड़क का नाम है, लेकिन दरअसल ये उस पूरे इलाके से मंसूब है जहां बीसवाएं बसती हैं। ये बहुत बड़ा इलाका है। इसमें कई गलियां हैं जिनके मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन सहूलत के तौर पर इसकी हर गली को फारिस रोड या सफ़ेद गली कहा जाता है। इसमें सैकड़ों जंगला लगी दुकानें हैं, जिनमें मुख्तलिफ रंगों सिन की औरतें बैठकर अपना जिस्म बेचती हैं, मुख्तलिफ दामों पर। 8 आने से 8 रुपये तक, 8 रुपये से 100 रुपये तक, हर दाम की औरत आपको इस इलाके में मिल सकती है। यहूदी, पंजाबी, मराठी, कश्मीरी, गुजराती, बंगाली, एंग्लो इंडियन, फ्रांसीसी, चीनी, जापानी, गर्ज ये कि हर किस्म की औरत आपको यहाँ से दस्तयाब हो सकती है। ये औरतें कैसी होती हैं? माफ़ कीजिएगा, इसके मुतालिक आप मुझसे ना पूछिए। बस औरतें होती हैं और उनको गाहक मिल ही जाते हैं। इस इलाके में बहुत से चीनी भी आबाद हैं। मालूम नहीं ये क्या कारोबार करते हैं, मगर रहते इसी इलाके में हैं। बाज़ तो रेस्तोरां चलाते हैं जिनके बाहर बोर्डों पर ऊपर नीचे कीड़े मकोड़ों की शक्ल में कुछ लिखा होता है, मालूम नहीं क्या। इस इलाके में बिजनेसमैन और हर कौम के लोग आबाद हैं। एक गली है जिसका नाम अरब सैन है। वहाँ के लोग इसे अरब गली कहते हैं। इस ज़माने में जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस गली में गालिबन 20-25 अरब रहते थे, जो खुद को मोतियों के व्यापारी कहते थे। बाकी आबादी पंजाबियों और रामपुरियों पर मुश्तमिल थी। इस गली में मुझे एक कमरा मिल गया था जिसमें सूरज की रोशनी का दाखला बंद था। हर वक्त बिजली का बल्ब रोशन रहता था। उसका किराया 9.5 रुपये माहवार था। आपका अगर बम्बई में क़याम नहीं रहा तो शायद आप मुश्किल से यकीन करें कि वहाँ किसी को किसी और से सरोकार नहीं होता। अगर आप अपनी खोली में मर रहे हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपके पड़ोस में कत्ल हो जाए, मजाल है जो आपको उसकी खबर हो जाए। मगर वहाँ अरब गली में सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसको अड़ोस पड़ोस के हर शख्स से दिलचस्पी थी। उसका नाम ममद भाई था। ममद भाई रामपुर का रहने वाला था। अव्वल दर्जे का फकेत, गुत्के और बनोट के फ़न में यकता। मैं जब अरब गली में आया तो होटलों में उसका नाम अक्सर सुनने में आया, लेकिन एक अरसे तक उससे मुलाकात ना हो सकी। मैं सुबह सवेरे अपनी खोली से निकल जाता था और रात बहुत देर गए लौटता था, लेकिन मुझे
محمد بھائی سے ملنے کا بہت اشتیاق تھا، کیونکہ اس کے متعلق عرب گلی میں بے شمار داستانیں مشہور تھیں کہ 20-25 آدمی اگر لاٹھیوں سے مسلح ہو کر اس پر ٹوٹ پڑے تو وہ اس کا بال تک بیکا نہیں کر سکتے۔ 1 منٹ کے اندر اندر وہ سب کچھ چت کر دیتا ہے، اور یہ کہ اس جیسا چھری مار ساری بمبئی میں نہیں مل سکتا۔ ایسے چھری مارتا ہے کہ جس کے لگتی ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ 100 قدم بغیر احساس کے چلتا رہتا ہے اور آخر ایک دم ڈھیر ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کے ہاتھ کی صفائی ہے۔ اس کے ہاتھ کی صفائی دیکھنے کا مجھے اشتیاق نہیں تھا، لیکن یوں اس کے متعلق اور باتیں سن سن کر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ضرور ہو چکی تھی کہ میں اسے دیکھوں، اس سے باتیں نہ کروں لیکن قریب سے دیکھ لوں کہ وہ کیسا ہے۔ اس تمام علاقے پر اس کی شخصیت چھائی ہوئی تھی۔ وہ بہت بڑا دادا یعنی بدمعاش تھا، لیکن اس کے باوجود لوگ کہتے تھے کہ اس نے کسی کی بہو بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ لنگوٹ کا بہت پکا تھا، غریبوں کے دکھ درد کا شریک۔ عرب گلی، صرف عرب گلی ہی نہیں، آس پاس جتنی گلیاں تھیں ان میں جتنی نادار عورتیں تھیں سب محمد بھائی کو جانتی تھیں، کیونکہ وہ اکثر ان کی مالی امداد کرتا رہتا تھا، لیکن وہ خود ان کے پاس کبھی نہیں جاتا تھا۔ اپنے کسی خرد سال شاگرد کو بھیج دیتا اور ان کی خیریت دریافت کر لیا کرتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں اس کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے۔ اچھا کھاتا تھا، اچھا پہنتا تھا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا تانگا تھا جس میں بڑا تندرست ٹٹو جتا ہوتا تھا۔ اس کو وہ خود چلاتا تھا۔ ساتھ 2 یا 3 شاگرد ہوتے تھے، بڑے باادب۔ بھنڈی بازار کا ایک چکر لگایا، کسی درگاہ میں ہو کر وہ اس تانگے میں واپس عرب گلی آ جاتا تھا اور کسی ایرانی کے ہوٹل میں بیٹھ کر اپنے شاگردوں کے ساتھ گتکے اور بنوٹ کی باتوں میں مصروف ہو جاتا تھا۔ میری کھولی کے ساتھ ہی ایک اور کھولی تھی جس میں مارواڑ کا ایک مسلمان رقاص رہتا تھا۔ اس نے مجھے محمد بھائی کی سینکڑوں کہانیاں سنائیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ محمد بھائی 1 لاکھ روپے کا آدمی ہے۔ اس کو ایک مرتبہ ہیضہ ہو گیا تھا۔ محمد بھائی کو پتہ چلا تو اس نے فارس روڈ کے تمام ڈاکٹر اس کی کھولی میں اکٹھے کر دیے اور ان سے کہا، دیکھو اگر عاشق حسین کو کچھ ہو گیا تو میں سب کا صفایا کر دوں گا۔ عاشق حسین نے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں مجھ سے کہا، منٹو صاحب، محمد بھائی فرشتہ ہے، فرشتہ۔ جب اس نے ڈاکٹروں کو دھمکی دی تو وہ سب کانپنے لگے۔ ایسا لگ کے علاج کیا کہ میں 2 دن میں ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ محمد بھائی کے متعلق میں عرب گلی کے گندے اور واہیات ریستورانوں میں اور بھی بہت کچھ سن چکا تھا۔ ایک شخص نے جو غالباً اس کا شاگرد تھا اور خود کو بہت بڑا پھکیت سمجھتا تھا، مجھ سے یہ کہا تھا کہ محمد دادا اپنے نیفے میں ایک ایسا آبدار خنجر اڑس کے رکھتا ہے جو استرے کی طرح شیو بھی کر سکتا ہے، اور یہ خنجر نیام میں نہیں ہوتا، کھلا رہتا ہے، بالکل ننگا، اور وہ بھی اس کے پیٹ کے ساتھ۔ اس کی نوک اتنی تیکھی ہے کہ اگر باتیں کرتے ہوئے جھکتے ہوئے اس سے ذرا سی غلطی ہو جائے تو محمد بھائی کا ایک دم کام تمام ہو کے رہ جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کو دیکھنے اور اس سے ملنے کا اشتیاق دن بدن میرے دل و دماغ میں بڑھتا گیا۔ معلوم نہیں میں نے اپنے تصور میں اس کی شکل و صورت کا کیا نقشہ تیار کیا تھا۔ بہرحال اتنی مدت کے بعد مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ میں ایک قوی ہیکل انسان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا جس کا نام محمد بھائی تھا۔ اس قسم کا آدمی جو ہرکولیس سائیکلوں پر اشتہار کے طور پر دیا جاتا ہے۔ میں صبح سویرے اپنے کام پر نکل جاتا تھا اور رات کو 10 بجے کے قریب کھانے وانے سے فارغ ہو کر واپس آ کر سو جاتا تھا۔ اس دوران میں محمد بھائی سے کیسے ملاقات ہو سکتی تھی؟ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ کام پر نہ جاؤں اور سارا دن عرب گلی میں گزار کر محمد بھائی کو دیکھنے کی کوشش کروں، مگر افسوس کہ میں ایسا نہ کر سکا، اس لیے کہ میری ملازمت ہی بڑی واہیات قسم کی تھی۔ محمد بھائی سے ملاقات کرنے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک انفلوئنزا نے مجھ پر زبردست حملہ کیا۔ ایسا حملہ کہ میں بوکھلا گیا۔
खतरा था कि ये बिगड़कर निमोनिया में तब्दील हो जाएगा, क्योंकि अरब गली के एक डॉक्टर ने यही कहा था। मैं बिल्कुल तने तन्हा था। मेरे साथ जो एक आदमी रहता था उसको पूना में नौकरी मिल गई थी, इसलिए उसकी रफाकत भी नसीब नहीं थी। मैं बुखार में फंका जा रहा था। इस कदर प्यास थी कि जो पानी खोली में रखा था वो मेरे लिए नाकाफी था, और दोस्त यार कोई पास नहीं था जो मेरी देखभाल करता। मैं बहुत सख्त जान हूँ। देखभाल की मुझे अमूमन ज़रूरत महसूस नहीं हुआ करती, मगर मालूम नहीं कि वो किस किस्म का बुखार था, इन्फ्लुएंजा था, मलेरिया था या क्या था, लेकिन उसने मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। मैं बिलबिलाने लगा। मेरे दिल में पहली मर्तबा ख्वाहिश पैदा हुई कि मेरे पास कोई हो जो मुझे दिलासा दे। दिलासा न दे तो कम से कम एक सेकंड के लिए अपनी शक्ल दिखा के चला जाए, ताकि मुझे यह खुशगवार एहसास हो कि मुझे पूछने वाला भी कोई है। 2 दिन तक मैं बिस्तर में पड़ा तकलीफ भरी करवटें लेता रहा, मगर कोई ना आया। आना भी किसे था? मेरी जान पहचान के आदमी ही कितने थे? 2, 3 या 4, और वो इतनी दूर रहते थे कि उनको मेरी मौत का इल्म भी नहीं हो सकता था। और फिर वहां बंबई में कौन किसको पूछता है? कोई मरे या जिए, उनकी बला से। मेरी बहुत बुरी हालत थी। आशिक हुसैन डांसर की बीवी बीमार थी, इसलिए वो अपने वतन जा चुका था। ये मुझे होटल के छोकरे ने बताया था। अब मैं किसको बुलाता? बड़ी निढाल हालत में था और सोच रहा था कि खुद नीचे उतरूं और किसी डॉक्टर के पास जाऊं कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ख्याल किया कि होटल का छोकरा, जिसे बंबई की जुबान में बाहर वाला कहते हैं, होगा। बड़ी मरियल आवाज में कहा, आ जाओ। दरवाजा खुला और एक छरीरे बदन का आदमी, जिसकी मूछें मुझे सबसे पहले दिखाई दी, अंदर दाखिल हुआ। उसकी मूछें ही सब कुछ थीं। मेरा मतलब है कि अगर उसकी मूछें ना होती तो बहुत मुमकिन है कि वो कुछ भी ना होता। उसकी मूछों ही ने ऐसा मालूम होता था कि उसके सारे वजूद को जिंदगी बख्श रखी है। वो अंदर आया और अपनी कैसर विलियम जैसी मूछों को एक उंगली से ठीक करते हुए मेरी खाट के करीब आया। उसके पीछे पीछे 3-4 आदमी थे, अजीबो गरीब वज़ाकता के। मैं बहुत हैरान था कि ये कौन है और मेरे पास क्यों आए हैं। कैसर विलियम जैसी मूछों और छरीरे बदन वाले ने मुझसे बड़ी नरमी और नाजुकी से कहा, वमटो साहब, आपने हद कर दी। साला मुझे इत्तला क्यों न दी? मंटो का वमटो बन जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। इसके अलावा मैं उस मूड में भी नहीं था कि मैं उसकी इस्लाह करता। मैंने अपनी नहीफ आवाज में उसकी मूंछों से सिर्फ इतना कहा, आप कौन हैं? उसने मुख्तसर सा जवाब दिया, मोहम्मद भाई। मैं उठकर बैठ गया। मोहम्मद भाई? तो आप मोहम्मद भाई हैं, मशहूर दादा? मैंने ये कह तो दिया, लेकिन फौरन मुझे अपने बेंडेपन का एहसास हुआ और रुक गया। मोहम्मद भाई ने छोटी उंगली से अपनी मूंछों के करख्त बाल जरा ऊपर किए और मुस्कुराया। हाँ वमटो भाई, मैं मोहम्मद हूँ, यहाँ का मशहूर दादा। मुझे बाहर वाले से मालूम हुआ था कि तुम बीमार हो। साला ये भी कोई बात है कि तुमने मुझे खबर ना की। मोहम्मद भाई का मस्तक फिर जाता है जब कोई ऐसी बात होती है। मैं जवाब में कुछ कहने वाला था कि उसने अपने साथियों में से एक से मुखातिब होकर कहा, अरे क्या नाम है तेरा? जा भाग के जा। और क्या नाम है उस डॉक्टर का? समझ गए ना? उससे कह कि मोहम्मद भाई तुझे बुलाता है। एकदम जल्दी आ, एकदम सब काम छोड़ दे और जल्दी आ। और देख, साले से कहना सब दवाएं साथ लेता आए। मोहम्मद भाई ने जिसको हुक्म दिया था वो एकदम चला गया। मैं सोच रहा था, मैं उसको देख रहा था। वो तमाम दास्तानें मेरे बुखार आलूद दिमाग में चल फिर रही थीं जो मैं उसके मुतालिक लोगों से सुन चुका था, लेकिन गड़बड़ सूरत में, क्योंकि बार बार उसको देखने की वजह से उसकी मूछें सब पर छा जाती थीं। बड़ी खौफनाक मगर बड़ी खूबसूरत मूछें थीं, लेकिन ऐसा महसूस होता था कि उस चेहरे को, जिसके खद्दो खाल बड़े मुलायम और नरमो नाजुक हैं,
सिर्फ खौफनाक बनाने के लिए ये मूछें रखी गई हैं। मैंने अपने बुखार आलूद दिमाग में ये सोचा कि ये शख्स दर हकीकत इतना खौफनाक नहीं जितना इसने खुद को जाहिर कर रखा है। खोली में कुर्सी नहीं। मैंने मोहम्मद भाई से कहा वो मेरी चारपाई पर बैठ जाए, मगर उसने इनकार कर दिया और बड़े रूखे से लहजे में कहा, ठीक है, हम खड़े रहेंगे। फिर उसने टहलते हुए, हालांकि खोली में इस अय्याशी की कोई गुंजाइश नहीं थी, कुर्ते का दामन उठाकर पजामे के नेफे से एक खंजर निकाला। मैं समझा चांदी का है, इस कदर चमक रहा था कि मैं आपसे क्या कहूं। ये खंजर निकालकर पहले उसने अपनी कलाई पर फेरा। जो बाल उसकी जद में आए सब साफ हो गए। उसने उस पर अपने इत्मीनान का इजहार किया और नाखून तराशने लगा। उसकी आमद ही से मेरा बुखार कई दर्जे नीचे उतर गया था। मैंने अब किसी कदर होशमंद हालत में उससे कहा, मोहम्मद भाई, ये छुरी तुम इस तरह अपने नेफे में, यानी बिल्कुल अपने पेट के साथ रखते हो? इतनी तेज है, क्या तुम्हें खौफ महसूस नहीं होता? मोहम्मद ने खंजर से अपने नाखून की एक काश बड़ी सफाई से उड़ाते हुए जवाब दिया, वमटो भाई, ये छुरी दूसरों के लिए है। ये अच्छी तरह जानती है साली अपनी चीज है, मुझे नुकसान कैसे पहुंचाएगी। छुरी से जो रिश्ता उसने कायम किया था वो कुछ ऐसा ही था जैसे कोई माँ या बाप कहे कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, उसका हाथ मुझ पर कैसे उठ सकता है। डॉक्टर आ गया। उसका नाम पिंटो था और मैं वमटो। उसने मोहम्मद भाई को अपने क्रिश्चियन अंदाज में सलाम किया और पूछा कि मामला क्या है। जो मामला था वो मोहम्मद भाई ने बयान कर दिया, मुख्तसर लेकिन कड़े अल्फाज में, जिनमें तहक्कुम था कि देखो, अगर तुमने वमटो भाई का इलाज अच्छी तरह ना किया तो तुम्हारी खैर नहीं। डॉक्टर पिंटो ने फर्माबरदार लड़के की तरह अपना काम किया। मेरी नब्ज देखी, स्टेथोस्कोप लगाकर मेरे सीने और पीठ का मुआयना किया, ब्लड प्रेशर देखा, मुझसे मेरी बीमारी की तमाम तफसील पूछी। उसके बाद उसने मुझसे नहीं, मोहम्मद भाई से कहा, कोई फिक्र की बात नहीं है, मलेरिया है, मैं इंजेक्शन लगा देता हूं। मोहम्मद भाई मुझसे कुछ फासले पर खड़ा था। उसने डॉक्टर पिंटो की बात सुनी और खंजर से अपनी कलाई के बाल उड़ाते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, इंजेक्शन देना है तो दे, लेकिन अगर इसे कुछ हो गया तो। डॉक्टर पिंटो कांप गया। नहीं मोहम्मद भाई, सब ठीक हो जाएगा। मोहम्मद भाई ने अपने खंजर नेफे में अड़स लिया। तो ठीक है, तो मैं इंजेक्शन लगाता हूं। डॉक्टर ने अपना बैग खोला और सिरिंज निकाली। ठहरो ठहरो, मोहम्मद भाई घबरा गया था। डॉक्टर ने सिरिंज फौरन बैग में वापस रख दी और मम्याते हुए मोहम्मद भाई से मुखातिब हुआ, क्यों? बस, मैं किसी के सुई लगते नहीं देख सकता। ये कहकर वो खोली से बाहर चला गया। उसके साथ ही उसके साथी भी चले गए। डॉक्टर पिंटो ने मेरे कुनैन का इंजेक्शन लगाया बड़े सलीके से, वरना मलेरिया का ये इंजेक्शन बड़ा तकलीफ दे होता है। जब वो फारिग हुआ तो मैंने उससे फीस पूछी। उसने कहा 10 रुपये। मैं तकिए के नीचे से अपना बटुआ निकाल रहा था कि मोहम्मद भाई अंदर आ गया। उस वक्त मैं 10 रुपये का नोट डॉक्टर पिंटो को दे रहा था। मोहम्मद भाई ने गजब आलूद निगाहों से मुझे और डॉक्टर को देखा और गरज कर कहा, यह क्या हो रहा है? मैंने कहा, फीस दे रहा हूं। मोहम्मद भाई डॉक्टर पिंटो से मुखातिब हुआ, साले ये फीस कैसी ले रहे हो? डॉक्टर पिंटो बौखला गया। मैं कब ले रहा हूं, ये दे रहे थे। साला, हमसे फीस लेते हो, वापस करो ये नोट। मोहम्मद भाई के लहजे में उसके खंजर ऐसी तेजी थी। डॉक्टर पिंटो ने मुझे नोट वापस कर दिया और बैग बंद करके मोहम्मद भाई से माजरत तलब करते हुए चला गया। मोहम्मद भाई ने एक उंगली से अपनी कांटों ऐसी मूछों को ताव दिया और मुस्कुराया, वमटो भाई, ये भी कोई बात है कि इस इलाके का डॉक्टर तुमसे फीस ले? तुम्हारी कसम, अपनी मूछें मुड़वा देता अगर इस साले ने फीस ली होती। यहां सब तुम्हारे गुलाम हैं। थोड़े से तवक्कुफ के बाद मैंने उससे पूछा,
ममद भाई, तुम मुझे कैसे जानते हो? ममद भाई की मूछें थरथराईं। ममद भाई, किसे नहीं जानता, हम यहाँ के बादशाह हैं प्यारे, अपनी राया का ख्याल रखते हैं। हमारी सीआईडी है, वो हमें बताती रहती है कौन आया है कौन गया है, कौन अच्छी हालत में है कौन बुरी हालत में। तुम्हारे मुतालिक हम सब कुछ जानते हैं। मैंने अज़राहे तफन्नुन पूछा, क्या जानते हैं आप? साला, हम क्या नहीं जानते। तुम अमृतसर का रहने वाला है, कश्मीरी है, यहाँ अखबारों में काम करता है। तुमने बिस्मिल्लाह होटल के 10 रुपए देने हैं, इसीलिए तुम उधर से नहीं गुजरते। भिंडी बाजार में एक पान वाला तुम्हारी जान को रोता है, उससे तुम 20 रुपए 10 आने के सिगरेट लेकर फूंक चुके हो। मैं पानी पानी हो गया। ममद भाई ने अपनी करख्त मूंछों पर एक उंगली फेरी और मुस्कुराकर कहा, वमटो भाई, कुछ फिक्र न करो, तुम्हारे सब कर्ज चुका दिए गए हैं, अब तुम नए सिरे से मामला शुरू कर सकते हो। मैंने इन सालों से कह दिया कि खबरदार अगर वमटो भाई को तुमने तंग किया, और मोहम्मद भाई तुमसे कहता है कि इंशाअल्लाह कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। मेरी समझ में नहीं आता था कि उससे क्या कहूं। बीमार था, कोनेन का टीका लग चुका था, जिसके बायस कानों में शाएं शाएं हो रही थी। इसके अलावा मैं उसके खुलूस के नीचे इतना दब चुका था कि अगर मुझे कोई निकालने की कोशिश करता तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती। मैं सिर्फ इतना कह सका, मोहम्मद भाई, खुदा तुम्हें जिंदा रखे, तुम खुश रहो। मोहम्मद भाई ने अपनी मूंछों के बाल जरा ऊपर किए और कुछ कहे बगैर चला गया। डॉक्टर पिंटो हर रोज सुबह शाम आता रहा। मैंने उससे कई मर्तबा फीस का जिक्र किया, मगर उसने कानों को हाथ लगाकर कहा, नहीं मिस्टर मंटो, मोहम्मद भाई का मामला है, मैं एक ढेड़िया भी नहीं ले सकता। मैंने सोचा ये मोहम्मद भाई कोई बहुत बड़ा आदमी है, यानी खौफनाक किस्म का, जिससे डॉक्टर पिंटो, जो बड़ा खसीस किस्म का आदमी है, डरता है और मुझसे फीस लेने की जुर्रत नहीं करता। हालांकि वो अपनी जेब से इंजेक्शनों पर खर्च कर रहा है। बीमारी के दौरान मैं मोहम्मद भाई भी बिला नागा आता रहा। कभी सुबह आता, कभी शाम को, अपने 6-7 शागिर्दों के साथ, और मुझे हर मुमकिन तरीके से ढारस देता था कि मामूली मलेरिया है, तुम डॉक्टर पिंटो के इलाज से इंशाअल्लाह बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। 15 रोज के बाद मैं ठीक ठाक हो गया। इस दौरान में मोहम्मद भाई के हर खद्दो खाल को अच्छी तरह देख चुका था। जैसा कि मैं इससे पेशतर कह चुका हूँ, वो शरीरे बदन का आदमी था। उम्र यही 25-30 के दरमियान होगी। पतली पतली बाहें, टांगें भी ऐसी ही थीं। हाथ बला के फुर्तीले थे। उनसे जब वो छोटा तेज धार चाकू किसी दुश्मन पर फेंकता था तो वो सीधा उसके दिल में खुपता था। ये मुझे अरब की गली ने बताया था। उसके मुतालिक बेशुमार बातें मशहूर थीं। उसने किसी को कत्ल किया था, मैं उसके मुतालिक वसूख से कुछ नहीं कह सकता। छुरी मार वो अव्वल दर्जे का था, बनोट और गतके का माहिर। यूं सब कहते थे कि वो सैकड़ों कत्ल कर चुका है, मगर मैं ये अब भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन जब मैं उसके खंजर के मुतालिक सोचता हूं तो मेरे तन बदन पर झुरझुरी सी तारी हो जाती है। ये खौफनाक हथियार वो क्यों हर वक्त अपनी शलवार के नेफे में अड़से रखता है। मैं जब अच्छा हो गया तो एक दिन अरब गली के एक 3rd क्लास चीनी रेस्तोरां में उससे मेरी मुलाकात हुई। वो अपना वही खंजर निकाल कर अपने नाखून काट रहा था। मैंने उससे पूछा, मोहम्मद भाई, आजकल बंदूक पिस्तौल का जमाना है, तुम ये खंजर क्यों लिए फिरते हो? मोहम्मद भाई ने अपनी करख्त मूंछों पर एक उंगली फेरी और कहा, वमटो भाई, बंदूक पिस्तौल में कोई मजा नहीं, उन्हें कोई बच्चा भी चला सकता है। घोड़ा दबाया और ठा, इसमें क्या मजा है? ये चीज, ये छुरी, ये खंजर, ये चाकू, मजा आता है ना? खुदा की कसम, ये वो है। तुम क्या कहा करते हो? हाँ, आर्ट।
اس میں آرٹ ہوتا ہے میری جان۔ جس کو چاقو یا چھری چلانے کا آرٹ نہ آتا ہو وہ ایک دم کنڈم ہے۔ پستول کیا ہے؟ کھلونا ہے جو نقصان پہنچا سکتا ہے، پر اس میں کیا لطف آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تم یہ خنجر دیکھو، اس کی تیز دھار دیکھو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے انگوٹھے پر لب لگایا اور اس کی دھار پر پھیرا۔ اس سے کوئی دھماکہ نہیں ہوتا، بس یوں پیٹ کے اندر داخل کر دو، اس صفائی سے کہ اس سالے کو معلوم تک نہ ہو۔ بندوق، پستول سب بکواس ہے۔ محمد بھائی سے اب ہر روز کسی نہ کسی وقت ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ میں اس کا ممنون احسان تھا، لیکن جب میں اس کا ذکر کیا کرتا تو وہ ناراض ہو جاتا، کہتا تھا کہ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، یہ تو میرا فرض تھا۔ جب میں نے کچھ تفتیش کی تو مجھے معلوم ہوا کہ فارس روڈ کے علاقے کا وہ ایک قسم کا حاکم ہے، ایسا حاکم جو ہر شخص کی خبر گیری کرتا تھا۔ کوئی بیمار ہو، کسی کے تکلیف ہو، محمد بھائی اس کے پاس پہنچ جاتا تھا، اور یہ اس کی CID کا کام تھا جو اس کو ہر چیز سے باخبر رکھتی تھی۔ وہ دادا تھا، یعنی ایک خطرناک گنڈا، لیکن میری سمجھ میں اب بھی نہیں آتا کہ وہ کس لحاظ سے گنڈا تھا۔ خدا واحد شاہد ہے کہ میں نے اس میں کوئی گنڈا پن نہیں دیکھا۔ ایک صرف اس کی مونچھیں تھیں جو اس کو ہیبت ناک بنائے رکھتی تھیں، لیکن اس کو ان سے پیار تھا۔ وہ ان کی اس طرح پرورش کرتا تھا جس طرح کوئی اپنے بچے کی کرے۔ اس کی مونچھوں کا ایک ایک بال کھڑا تھا جیسے خار پشت کا۔ مجھے کسی نے بتایا کہ محمد بھائی ہر روز اپنی مونچھوں کو بالائی کھلاتا ہے۔ جب کھانا کھاتا ہے تو سالن بھری انگلیوں سے اپنی مونچھیں ضرور مروڑتا ہے کہ بزرگوں کے کہنے کے مطابق یوں بالوں میں طاقت آتی ہے۔ میں اس سے پیشتر غالباً کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اس کی مونچھیں بڑی خوفناک تھیں۔ دراصل مونچھوں کا نام ہی محمد بھائی تھا، یا اس خنجر کا جو اس کی تنگ گھیرے کی شلوار کے نیفے میں ہر وقت موجود رہتا تھا۔ مجھے ان دونوں چیزوں سے ڈر لگتا تھا، نامعلوم کیوں۔ محمد بھائی یوں تو اس علاقے کا بہت بڑا دادا تھا، لیکن وہ سب کا ہمدرد تھا۔ معلوم نہیں اس کی آمدنی کے ذرائع کیا تھے، پر وہ ہر حاجت مند کی بروقت مدد کرتا تھا۔ اس علاقے کی تمام رنڈیاں اس کو اپنا پیر مانتی تھیں۔ چونکہ وہ ایک مانا ہوا گنڈا تھا، اس لیے لازم تھا کہ اس کا تعلق وہاں کی کسی طوائف سے ہوتا، مگر مجھے معلوم ہوا کہ اس قسم کے سلسلے سے اس کا دور کا بھی تعلق نہیں رہا تھا۔ میری اس کی بڑی دوستی ہو گئی تھی۔ ان پڑھ تھا، لیکن جانے کیوں وہ میری اتنی عزت کرتا تھا کہ عرب گلی کے تمام آدمی رشک کرتے تھے۔ ایک دن صبح سویرے دفتر جاتے وقت میں نے چینی کے ہوٹل میں کسی سے سنا کہ محمد بھائی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مجھے بہت تعجب ہوا، اس لیے کہ تمام تھانے والے اس کے دوست تھے۔ کیا وجہ ہو سکتی تھی؟ میں نے اس کے آدمی سے پوچھا کہ کوئی بات ہوئی جو محمد بھائی کو گرفتار کر لیا گیا؟ اس نے مجھ سے کہا کہ اسی عرب گلی میں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام شیریں بائی ہے۔ اس کی ایک جوان لڑکی ہے، اس کو کل ایک آدمی نے خراب کر دیا، یعنی اس کی عصمت دری کر دی۔ شیریں بائی روتی روتی ہوئی محمد بھائی کے پاس آئی اور اس سے کہا، تم یہاں کے دادا ہو، میری بیٹی سے فلاں آدمی نے یہ برا کیا ہے، لعنت ہے تم پر کہ تم گھر میں بیٹھے ہو۔ محمد بھائی نے یہ موٹی گالی اس بڑھیا کو دی اور کہا، تم چاہتی کیا ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتی ہوں کہ تم اس حرام زادے کا پیٹ چاک کر دو۔ محمد بھائی اس وقت ہوٹل میں 30 پاؤ کے ساتھ قیمہ کھا رہا تھا۔ یہ سن کر اس نے اپنے نیفے میں سے خنجر نکالا، اس پر انگوٹھا پھیر کر اس کی دھار دیکھی اور بڑھیا سے کہا، جا تیرا کام ہو جائے گا۔ اور اس کا کام ہو گیا۔ دوسرے معنوں میں جس آدمی نے اس بڑھیا کی لڑکی کی عصمت دری کی تھی، آدمی گھنٹے کے اندر اندر اس کا کام ہو گیا۔ محمد بھائی گرفتار تو ہو گیا تھا، مگر اس نے کام اتنی ہوشیاری اور چابک دستی سے کیا تھا کہ اس کے خلاف کوئی شہادت نہیں تھی۔
उसके अलावा अगर कोई ऐनी शाहिद मौजूद भी होता तो वो कभी अदालत में बयान न देता। नतीजा ये हुआ कि उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। 2 दिन हवालात में रहा था, मगर उसको वहां कोई तकलीफ न थी। पुलिस के सिपाही, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर सब उसको जानते थे। लेकिन जब वो जमानत पर रिहा होकर बाहर आया तो मैंने महसूस किया कि उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा धचका पहुंचा है। उसकी मूछें जो खौफनाक तौर पर ऊपर को उठी होती थीं, अब किसी कदर झुकी हुई हैं। चीनी के होटल में उससे मेरी मुलाकात हुई। उसके कपड़े जो हमेशा उजले होते थे, मैले थे। मैंने उससे कत्ल के मुतालिक कोई बात न की, लेकिन उसने खुद कहा, वमटो साहब, मुझे इस बात का अफसोस है कि साला देर से मरा। छुरी मारने में मुझसे गलती हो गई, हाथ टेढ़ा पड़ा, लेकिन वो भी उस साले का कसूर था। एकदम मुड़ गया और इस वजह से सारा मामला कंडम हो गया, लेकिन मर गया जरा तकलीफ के साथ, जिसका मुझे अफसोस है। आप खुद सोच सकते हैं कि मेरा रद्द अमल क्या होगा। यानी उसको अफसोस था कि वो उसे बदतरीके एहसन कत्ल न कर सका, और ये कि मरने में उसे जरा तकलीफ हुई है। मुकदमा चलना था और मोहम्मद भाई उससे बहुत घबराता था। उसने अपनी जिंदगी में अदालत की शक्ल कभी नहीं देखी थी। मालूम नहीं उसने उससे पहले भी कत्ल किए थे कि नहीं, लेकिन जहां तक मेरी मालूमात का ताल्लुक था वो मजिस्ट्रेट, वकील और गवाह के मुतालिक कुछ नहीं जानता था, इसलिए कि उसका साबिका उन लोगों से कभी पड़ा ही नहीं था। वो बहुत फिक्रमंद था। पुलिस ने जब केस पेश करना चाहा और तारीख मुकर्रर हो गई तो मोहम्मद भाई बहुत परेशान हो गया। अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने कैसे हाजिर हुआ जाता है, उसके मुतालिक उसको कतन मालूम नहीं था। बार बार वो अपनी करख्त मूंछों पर उंगलियां फेरता और मुझसे कहता था, वमटो साहब, मैं मर जाऊंगा पर कोर्ट नहीं जाऊंगा। साली मालूम नहीं कैसी जगह है। अरब गली में उसके कई दोस्त थे। उन्होंने उसको ढारस दी कि मामला संगीन नहीं है, कोई गवाह मौजूद नहीं, एक सिर्फ उसकी मूछें हैं जो मजिस्ट्रेट के दिल में उसके खिलाफ यकीनी तौर पर कोई मुखालिफ जज्बा पैदा कर सकती हैं। जैसा कि मैं इससे पेशतर कह चुका हूं कि उसकी सिर्फ मूछें ही थीं जो उसको खौफनाक बनाती थीं। अगर ये ना होती तो वो हरगिज हरगिज दादा दिखाई ना देता। उसने बहुत गौर किया। उसकी जमानत थाने ही में हो गई थी, अब उसे अदालत में पेश होना था। मजिस्ट्रेट से वो बहुत घबराता था। ईरानी के होटल में जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने महसूस किया कि वो बहुत परेशान है। उसको अपनी मूछों के मुतालिक बड़ी फिक्र थी। वो सोचता था कि उनके साथ अगर वो अदालत में पेश हुआ तो बहुत मुमकिन है उसको सजा हो जाए। आप समझते हैं कि ये कहानी है, मगर वाकया ये है कि वो बहुत परेशान था। उसके तमाम शागिर्द हैरान थे, इसलिए कि वो कभी हैरान और परेशान नहीं हुआ था। उसको मूछों की फिक्र थी क्योंकि उसके बाज़ करीबी दोस्तों ने उससे कहा था, मोहम्मद भाई, कोर्ट में जाना है तो इन मूछों के साथ कभी ना जाना, मजिस्ट्रेट तुमको अंदर कर देगा। और वो सोचता था, हर वक्त सोचता था कि उसकी मूछों ने उस आदमी को कत्ल किया है या उसने, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच नहीं सकता था। उसने अपना खंजर मालूम नहीं जो पहली मर्तबा खून आशना हुआ था या उससे पहले कई मर्तबा हो चुका था, अपने नेफे से निकाला और होटल के बाहर गली में फेंक दिया। मैंने हैरत भरे लहजे में उससे पूछा, मोहम्मद भाई, ये क्या? कुछ नहीं वमटो भाई, बहुत घोटाला हो गया है, कोर्ट में जाना है। यार दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी मूछें देखकर वो जरूर तुमको सजा देगा। अब बोलो मैं क्या करूं? मैं क्या बोल सकता था? मैंने उसकी मूछों की तरफ देखा जो वाकई बड़ी खौफनाक थी। मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, मोहम्मद भाई, बात तो ठीक है, तुम्हारी मूछें मजिस्ट्रेट के फैसले पर जरूर असरअंदाज होंगी। सच पूछो तो जो होगा तुम्हारे खिलाफ नहीं, मूछों के खिलाफ होगा। तो मैं मुड़वा दूं? मोहम्मद भाई ने अपनी चहीती मूछों पर बड़े प्यार से उंगली फेरी।
میں نے اس سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ میرا خیال جو کچھ بھی ہو وہ تم نہ پوچھو، لیکن یہاں ہر شخص کا یہی خیال ہے کہ میں انہیں منڈوا دوں تاکہ وہ سالہ مجسٹریٹ مہربان ہو جائے۔ تو منڈوا دوں ومٹو بھائی؟ میں نے کچھ توقف کے بعد اس سے کہا، ہاں اگر تم مناسب سمجھتے ہو تو منڈوا دو، عدالت کا سوال ہے اور تمہاری مونچھیں واقعی بڑی خطرناک ہیں۔ دوسرے دن محمد بھائی نے اپنی مونچھیں، اپنی جان سے عزیز مونچھیں منڈوا ڈالیں، کیونکہ اس کی عزت خطرے میں تھی، لیکن صرف دوسرے کے مشورے پر۔ مسٹر ایف ایچ ٹیگ کی عدالت میں اس کا مقدمہ پیش ہوا، مونچھوں کے بغیر محمد بھائی پیش ہوا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس کے خلاف کوئی شہادت موجود نہیں تھی، لیکن مجسٹریٹ صاحب نے اس کو خطرناک غنڈہ قرار دیتے ہوئے تڑی پار یعنی صوبہ بدر کر دیا۔ اس کو صرف ایک دن ملا تھا جس میں اسے اپنا تمام حساب کتاب طے کر کے بمبئی چھوڑنا تھی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ اس کی چھوٹی بڑی انگلیاں بار بار بالائی ہونٹ کی طرف بڑھتی تھیں، مگر وہاں کوئی بال ہی نہیں تھا۔ شام کو جب اسے بمبئی چھوڑ کر کہیں اور جانا تھا، میری اس کی ملاقات ایرانی کے ہوٹل میں ہوئی۔ اس کے 10-20 شاگرد آس پاس کرسیوں پر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب میں اس سے ملا تو اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ مونچھوں کے بغیر وہ بہت شریف آدمی دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت مغموم ہے۔ اس کے پاس کرسی پر بیٹھ کر میں نے اس سے کہا، کیا بات ہے محمد بھائی؟ اس نے جواب میں ایک بہت بڑی گالی خدا معلوم کس کو دی اور کہا، سالہ اب محمد بھائی ہی نہیں رہا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ صوبہ بدر کیا جا چکا ہے۔ کوئی بات نہیں محمد بھائی، یہاں نہیں تو کسی اور جگہ صحیح۔ اس نے تمام جگہوں کو بے شمار گالیاں دیں۔ سالہ اپن کو یہ غم نہیں، یہاں رہیں یا کسی اور جگہ، یہ سالہ مونچھیں کیوں منڈوائیں؟ پھر اس نے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کو مونچھیں منڈوانے کا مشورہ دیا تھا 1 کروڑ گالیاں دیں اور کہا، سالہ اگر مجھے تڑی پار ہی ہونا تھا تو مونچھوں کے ساتھ کیوں نہ ہوا؟ مجھے ہنسی آ گئی، وہ آگ بگولا ہو گیا۔ سالہ تم کیسا آدمی ہے ومٹو؟ ہم سچ کہتا ہے، خدا کی قسم ہمیں پھانسی لگا دیتے، پر یہ بے وقوفی تو ہم نے خود کی، آج تک کسی سے نہ ڈرا تھا۔ سالہ اپنی مونچھوں سے ڈر گیا؟ یہ کہہ کر اس نے 72 اپنے منہ پر مارا۔ محمد بھائی لعنت ہے تجھ پر، سالہ اپنی مونچھوں سے ڈر گیا، اب جا اپنی ماں کے۔ اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جو اس کی مونچھوں بغیر چہرے پر کچھ عجیب سے دکھائی دیتے تھے۔